आज फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को पता है भारत देश में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर विभिन्न मुद्दों पर देश में गर्मागर्म बहस चल रही है। इन्हीं मुद्दों में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करती है और चीन की तुलना में भारत की मौद्रिक नीति किस प्रकार की है। भारत में मुद्रा की पूर्ति कितनी है। सामान्य भाषा में कहें तो भारत में कितने नोट हैं, कितने जमा हैं। ये नोट और जमा चाइना में किस प्रकार के हैं और आरबीआई किस प्रकार मुद्रा की पूर्ति को संचालित करती है। एक सामान्य भाषा में यदि यूं कहें कि कैसे कितना पैसा लोगों के हाथ में है, कितना पैसा लोगों के हाथ में होना चाहिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। ये आरबीआई भारत में तय करता है। कभी कभी हमने सामान्य भाषा में सुनता है कि बाजार में पैसे ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रकार की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन कर रखा है, इसीलिए आम जनता के हाथ में कम पैसा है। तो इन सब मुद्दों को लेके ये जरूरी हो जाता है कि आम जन, भारतीय जनता ये जाने कि आखिर मौद्रिक नीति क्या है, ये कैसे संचालित होती है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार किस प्रकार देश की जीडीपी को बढ़ा सकती है, क्या मौद्रिक नीति अपने आप में स्वतंत्र है या राजकोषीय नीति जिसका संचालन भारत सरकार करती है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति के साथ बंधी हुई है। मोटे तौर से मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार जिस नीति का संचालन करती है उसको राजकोषीय नीति बोलते हैं। यह एक प्रकार की आर्थिक नीति है। इस आर्थिक नीति का, भारत सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य यह है कि देश में जीडीपी तेज गति से बढ़े, देश में भरपूर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो, देश की जनता, भारतवासी, भारतवंशी अधिक से अधिक उन वस्तु और सेवाओं का कंज्यूम करे, उपभोग करे। उनको जितना चाहे उतना मिलना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार की कमी नहीं हो। सरकार इसके लिए जो विशेष प्रयास करती है, सरकार जो पैकेज देती है, वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। इसीलिए जब कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने जब पैकेज की घोषणा की, जिसको फिस्कल पैकेज बोलते हैं, अर्थात सरकारी प्रयास है, सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी, सरकार अधिक से अधिक जनता के हाथ में पैसे पहुंचाएगी, जनता उन पैसों से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेगी, वस्तु और सेवाओं को खरीदेगी, बाजार वापस तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा, देश की जीडीपी तेज गति से बढ़ने लगेगी, लोगों का कल्याण बढ़ेगा, लोग संतुष्ट होंगे, लोग खुश रहेंगे। इसीलिए राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों नीतियां दोनों रेल की पटरी की तरह है, दोनों समांतर चलती है। यदि देश में सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों की इनकम बढ़े, भारत जैसे एक विकासशील देश, कहा जाता है कि ये देश अमीर देश है लेकिन यहां गरीब लोग रहते हैं, अर्थात इसका मतलब है यहां कोई संसाधनों की कमी नहीं है, हम धन्य से भरपूर हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, हम विकासशील देश की श्रेणी में हैं, या बीपीएल के नीचे ज्यादा लोग निवास करते हैं। इसके लिए मौद्रिक नीति भी उतनी ही जिम्मेदार है, मुझे लगता है। मैंने प्रोफेसर सी रंगराजन, प्रोफेसर विमल जालान आदि के कई नोट पढ़े हैं। उनको अभी तक ये मानते चले आ रहे हैं कि जो भारत की मौद्रिक नीति है ये थोड़ी सी संकीर्ण, संकुचित मौद्रिक नीति है, थोड़ी डर के पैदा की गई एक मौद्रिक नीति है। थोड़ा सा विस्तार में पीछे से करूंगा।
मौद्रिक नीति आरबीआई जब लागू करती है तो आरबीआई ये तय करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना रुपया होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, उनसे कितना साख निर्माण होना चाहिए। ये देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई तय करती है। आरबीआई के विभिन्न टूल हैं, आरबीआई के विभिन्न औजार हैं, आरबीआई के पास विभिन्न तरीके हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, विंडो फॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कई सरकार की फैसिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ताकि बाजार में पर्याप्त मात्रा में पैसा हो, पर्याप्त मात्रा में लोगों के पास वस्तु और सेवाओं खरीदने के लिए पैसा हो, धन हो। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति से आगे बढ़ा सकती है? क्या इतना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मौद्रिक नीति के अंदर इतनी क्षमता है कि देश में जीडीपी को तेज गति से बढ़ा सके और देश में अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके? मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इस डायग्राम के इस रेखा चित्र में आप देख सकते हो, दोनों तरफ, एक तरफ वास्तविक उत्पादन है। वास्तविक उत्पादन का मतलब सामान्य भाषा में केवल इतना ही है कि वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो देश के अंदर होता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आटा भी हो सकता है, उसके अंदर दाल है, सारी वास्तविक वस्तु और सेवाएं हैं। ये पैसा नहीं है, नंबर नहीं है, ये वास्तविक वस्तु और सेवाएं हैं। एक तरफ उन सब की औसत कीमत है। औसत कीमत का मतलब हुआ देश में लाखों प्रकार की वस्तुएं हैं, लाखों प्रकार की वस्तुओं से उनकी औसत कीमत निकाली जाती है, तो ये औसत कीमत है। और एक तरफ वास्तविक उत्पादन है। यहां आप देख लो कि एग्रीगेट सप्लाई का कर्व मतलब है देश से अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कितना हो रहा है। ये सीधा होने का मतलब, ये सिंपल ये है, ये किन्सियन अवधारणा है। किन्स नामक अर्थशास्त्र ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें ये मानकर चलते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में जितना चाहे उतना हम उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी क्षमता है उस क्षमता से कम साधनों का प्रयोग हो रहा है, कम संसाधनों का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए ए सप्लाई कर, औसत सप्लाई कर मतलब पूर्ति वक्र सीधा है। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने की क्षमता है, हमारे पास साधन है, हमारे पास इनपुट है, हमारे पास माइनिंग है, हमारे पास कई प्रकार के संसाधन है। यदि संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे तो अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन विकसित देशों में, अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने कुल क्षमता के साथ काम कर रही है। इन्होंने सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग कर लिया है, अनुकूलतम प्रयोग कर लिया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हम जितना चाहे उतना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अब आप AD0 देख सकते हो, मतलब कुल देश में लोगों की मांग कितनी है। कुल देश की मांग होती है, यदि AD कुल देश की मांग है तब कुल उत्पादन आप देख सकते हो। देश में कुल उत्पादन, एग्रीगेट सप्लाई मतलब कुल पूर्ति और कुल मांग जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे देश का कुल उत्पादन हो रहा है। अब इस परिस्थिति में यदि देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए तब क्या होगा? यदि देश में मुद्रा की पूर्ति अब बढ़ जाती है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति हमेशा स्फीतिकारी प्रभाव छोड़ना चाहिए, अर्थात सरकार के माध्यम से वो कहीं न कहीं सरकार के हाथों से निकल के जनता के पास पहुंचनी चाहिए। इसको इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में एक इस प्रकार का प्रभाव होना चाहिए कि वो जब लोगों के हाथ में, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, यदि सरकार 100 रुपए का नोट आरबीआई से छाप के मेरे हाथ में दे देती, या किसी विद्यार्थी को उस स्कॉलरशिप के रूप में जब दे देती है, तब विद्यार्थी जब 100 रुपए लेके बाजार में वस्तु और सेवाओं की मांग करने जाएगा, एक बैग, एक किताब की जब मांग करने जाएगा, तो देश में औसत मांग बढ़ेगी। अब औसत मांग बढ़ेगी तब आप देख सकते हो उत्पादन लिखा हो इंक्रीज इन आउटपुट, तब क्या होगा? पूर्ति वक्र सीधा है, कितना ही उत्पादन किया जा सकता है। अब मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी तेज गति से बढ़ने लगेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार की अपनी नीति भी सक्सेस हो जाएगी, देश तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा, उत्पादन बढ़ने लगेगा, सभी के साथ अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का संचालन सरकार के हाथों से होते हुए जनता के पास जब पहुंचेगा, तब वो अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रभाव पैदा करेगा, अधिक से अधिक मांग पैदा करेगा। और अधिक मांग होगी तब पूर्ति कितनी भी की जा सकती है। जब मांग अर्थव्यवस्था में धक्के के साथ आगे बढ़ेगी तब अर्थव्यवस्था में भी
आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। इसको कीन्स ने कहा है प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड। जब इफेक्टिव डिमांड होगी तब अर्थव्यवस्था में आउटपुट बढ़ेगा। इसलिए ये कहते हैं कि भारत जैसे देशों में मौद्रिक नीति का इस प्रकार संचालन, लिबरल मौद्रिक नीति का संचालन करना चाहिए। सरकारों राजनीतिक नीति के प्रयास से, राजनीतिक मतलब पॉलिसी मिक्स बोलते हैं इसको, मतलब राजनीति राजकोषीय नीति के साथ अधिक से अधिक लोगों के पास पैसे पहुंचे। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति के द्वारा देश के अंदर जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है, देश में लोगों का कल्याण बढ़ाया जा सकता है, लोगों के हाथों में अधिक से अधिक पैसा दिया जा सकता है। अब थोड़ा सा एक बार एक तुलना करके देखते हैं कि जब मौद्रिक नीति की, जब मैं कह रहा हूं कि भारत में लिबरल मौद्रिक नीति होनी चाहिए, रिजर्व बैंक से जुड़े हुए गवर्नर सी रंगराजन ने भी पहले ये कई बार आर्टिकल में लिखा है कि देश में लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है। लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब लोगों के हाथों में पर्याप्त मात्रा में धन पैसा जाना चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं की मांग करे। तो कीन्सियन प्रभाव से देश में अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी, लोगों उत्पादन बढ़ेगा, लोग अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का उपयोग करेंगे। अब मैं एक तुलना भारत और चाइना के बीच में तुलना कर देता हूं। ये एक तरफ चाइना है, ये दोनों मैंने कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ शुरुआत वाला भारत है, दूसरी तरफ चाइना है। सबसे पहले किसकी तुलना की गई है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बताया था कि बैंक रेट का निर्धारण करता है। बैंक रेट एक बेसिक रेट है, ये बैंक रेट एक वह दर है, एक ब्याज की दर है जिस पर भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। अब बैंक रेट भारत में 6% है, चीन में 2.25% है। देख लो, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि वहां ब्याज की दर कम है, चाइना में ब्याज की दर कम है, इसीलिए अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, अधिक से अधिक देश के अंदर निवेश होगा, अधिक से अधिक देश में निवेश की मांग बढ़ेगी। तो निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप तेज गति से आगे बढ़ने लगेगी। उसी प्रकार आप देख सकते हो कॉमर्शियल बैंक प्राइम लेंडिंग रेट काफी अंतर है, कहां 9.5% और 4.35%। नैरो मनी का मतलब हाई पावर मनी। हाई पावर का मतलब इसका यह है कि जो करेंसी हमारे पास, नोट और सिक्के हमारे पास 1 का, 2 का, 5 का, 100 का, 1000 का, 2000 के जितने नोट और कॉइन सिक्के हैं ना, वो हाई पावर मनी कहलाते हैं, जिसको स्टॉक ऑफ नैरो मनी भी बोलते हैं। तो नैरो मनी चाइना के अंदर, भारत के अंदर कितना है? 451 बिलियन डॉलर। और वो आप चाइना में देख सकते हो 8,351 बिलियन डॉलर, मतलब हमारे से 20 गुना ज्यादा है। मैं यही बार बार कहता हूं कि भारत में लोगों के हाथों में अधिक से अधिक पैसा जाना चाहिए। चाइना की जीडीपी भारत की जीडीपी की करीब 3 गुना होगी, लेकिन वहां मुद्रा की पूर्ति 20 गुना ज्यादा है। वहां 20 गुना जो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जा रहा है, उन पैसों से देश में अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो देश में जीडीपी बढ़ेगी, और देश में जीडीपी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, देश में एक खुशहाली बनेगी, अधिक से अधिक उत्पादन होगा, हर वस्तु को एसेंशियल सामान मिलने लगेगा, लोगों के पास स्वास्थ्य सेवाएं आने लगेगी, लोग शिक्षा पे खर्च करने लगेंगे, लोग जिन आवश्यक वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं, चाहे चावल चाहे गेहूं, उनका प्रयोग करने लगेंगे, तो देश में खुशहाली बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है कि मुद्रा की पूर्ति, मतलब नैरो मुद्रा की पूर्ति भारत और चाइना में 20 गुना का फर्क है, चाइना में 20 गुना ज्यादा है। इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इसको किस प्रकार बढ़ाए। अब प्रॉब्लम क्या है? समस्या यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट क्या रहता है कि देश के अंदर कीमतों को स्थिर रखना, लेकिन कीमतों को स्थिर रखने के चक्कर में जो हमारी अन्य हम कुछ कर सकते हैं वो पीछे रह जाते हैं हम। इसलिए मुझे तो कम से कम ये लगता है कि अभी देश में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने की जरूरत है, देश में मुद्रा की पूर्ति को सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है, कीमतें भी स्थिर रहे, इसका भी प्रयास होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जब एक सरकार के चैनल से हो सकता है सरकार का डेफिसिट आज बढ़ सकता है, लेकिन कई सारे बड़े कीन्सियन अर्थशास्त्रियों ने कहा है, जेएनयू में प्रभात पटनायक ने भी ये कई बार बताया है, बोला या समझाया भी है